नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 जो कि 27 फरवरी को जो है निर्धारित की गई है। तो इस एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर के ये पेपर बनाया गया है। इस पेपर से आपको 101% जो है 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिएगा। इन क्वेश्चंस का नोट्स बनाइए। एग्जाम से पहले, बैठने से पहले आप इन नोट्स को जरूर देखिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। टारगेट है 20 लाइक्स का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए, पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम था वो पारित हुआ था 1986 में। ध्यान रखिएगा, 1986 में ये पारित हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख करके जो है ये जो है भारत सरकार द्वारा जो है एक कानून था। ठीक है, तो 1986 में इसको पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो देखिए, इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा इसमें से 4 ऑप्शंस में दी गई है वो है जीव समुदाय और उसके जो वातावरण का संतुलित जो तंत्र होता है उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। आंसर होगा यहां पे डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10% का नियम दिया था, किसने दिया था 10% का नियम? तो 10% का जो नियम दिया था वो दिया था लिंडमान ने। आंसर होगा यहां पे ऑप्शन ए। ये 10% का जो नियम होता है ये पारिस्थितिकी जो है तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ एक नियम है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ एक नियम है। इसका नियम का मतलब है कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा जाती है, मान लीजिए शेर ने जो है बकरी खाई है ना, शेर ने बकरी खाई, तो जो खाने में जो स्तर पे जो ऊर्जा जाएगी, शेर ने बकरी खाई, तो इसमें क्या होता है कि शेर को बकरी का 10% ही ऊर्जा मिलती है। उसके बाद जो है 90% जो ऊर्जा होती है वो लॉस में होती है, मतलब ऊर्जा का ह्रास होता है। तो 10% का नियम यही होता है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर पोषण स्तर में जो है 10% का लाभ होता है और 90% की हानि होती है। ठीक है, यही लिंडमान का नियम है। ऑप्शन यहां पे ए है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले बात करते हैं क्वेश्चन की। हिंज जो है संधि कहां पाई जाती है? तो मतलब हिंज जो है जॉइंट्स होता है वो कहां पाए जाते हैं? तो बॉडी में जो है बहुत सारे हड्डियां होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसी को कहते हैं, जब 2 चीजें आपस में जुड़े हो तो उसी को कहते हैं, जो जोड़ होता है उसी को कहते हैं जॉइंट, उसी को कहेंगे संधि। और जो हिंज संधि होती है वो कोहनी और घुटने में पाई जाती है। ऑप्शन यहां पे ए है, कोहनी और, तो अस्थियों के बीच में होने वाली जो एक संधि को, एक जॉइंट्स को कहते हैं हिंज संधि। ठीक है, कोहनी और घुटने से संबंधित है। ऑप्शन यहां पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो है सीटेट के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये पक्षी जो है अपनी गर्दन हिला रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये उड़ सकते हैं या फिर इनकी जो है आंखों की पुतली जो होती हैं वो घूम नहीं सकती। तो बिल्कुल आंसर सही है। 5वें का आंसर है ऑप्शन बी। इनकी जो पुतलियां होती हैं, आंखें, वो घूम नहीं सकती हैं, इसलिए वो अधिक गर्दन हिलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पशु की पहचान करनी है हमें। तो ये एक भालू जैसा दिखता है, परंतु इसे हम भालू नहीं कहेंगे। ये दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टा लटक करके सोता है। जिस वृक्ष पर वो रहता है उसी की पत्तियां खाता है और इसकी उम्र जो है वो लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है, मतलब 40 वर्ष इसकी उम्र होती है। तो ये हमें जो है इस जानवर का, इस पशु का नाम बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, सीटेट का हो चाहे किसी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जानवर के संबंध में आपसे 101% एक क्वेश्चन ईवीएस की क्लास, ईवीएस के पेपर में जो है पूछा जाएगा। तो ये जानवर जो है ये है स्लॉथ। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ये जानवर है स्लॉथ। और स्लॉथ जो होता है ये बहुत आलसी किस्म का होता है, बहुत छोटे होते हैं। इसके आमतौर पे 2 नाखून या 3 जो हाथ, मतलब 3 हाथ होंगे, 3 हाथ नहीं, 3 उंगलियां होंगी, फिंगर्स होंगी, या फिर 2 उंगलियां होंगी। ठीक है, 2 या 3 फिंगर्स होती है। पहली चीज, एक चीज तो ये नोट कर लीजिए। दूसरी चीज है बहुत ही किस्म का आलसी और बहुत ही स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो।
इतना स्लो कि इसकी जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल पाता है, दौड़ पाता है। इतनी इसकी छोटी जो है रफ्तार है। दूसरी चीज है, ये भालू नहीं है, ये दिन भर जो है पेड़ की वृक्ष में, पेड़ की शाखा में उल्टा लटक करके सोता है। दूसरी चीज इसमें और दूसरी बात है कि इसकी आयु का तो यहां लिखा हुआ है, ये जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। पूरे जीवन काल में ये 3 से 4 जो है 5 वृक्ष पे ही जो है अपना जीवन गुजार देता है। ठीक है, जब तक एक वृक्ष में रहता है, जब तक उसकी पत्तियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो नीचे नहीं उतरता है। सप्ताह में एक बार वो मल त्यागने के लिए नीचे उतरता है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। स्लॉथ इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क, जिसे कहते हैं एनसीएफ, ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो एनसीएफ 2005। इससे आपको क्वेश्चंस 101% मिलेंगे और इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, एक यहां से देखिएगा और राइट टू एजुकेशन, जो कि जो है यहां दोनों से क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जो है जमीन के भीतर होती है जब तक उसको पानी न मिल जाए। ठीक है, तो इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर पेड़ की ऊंचाई 10 फुट की है तो इसका 30 गुना हो गया 300 फीट। तो मतलब इसकी जड़ जो है 300 फीट तक जो है जमीन के नीचे रहती है, पानी की खोज में चली जाती है। तो ऑब्वियसली ये एक रेगिस्तान में उगने वाला होगा, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर कि ये रेगिस्तानी ओक जो है ये कहां पाया जाता है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल राइट होगा। अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में बाल विवाह निरोध जो है अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, बाल विवाह जो है पे रोक लगाने के लिए जो पारित हुआ था वो है 2006 में। ऑप्शन यहां पे ए होगा। 9 का आंसर है ऑप्शन ए, 2006 में। इसके माध्यम से जो बच्चों की जो आयु रखी गई थी 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष जो है लड़के की आयु रखी गई थी, और इसके आधार पर यह शादी की उम्र रखी गई थी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है नाबालिग लड़का या लड़की जो है की शादी कराता है या शादी करते हैं या किसी तरीके का भी जो है जालसाजी करते हैं, तो उसके लिए कानूनी प्रावधान के तहत इसके सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी लड़का मान लीजिए 22-21 साल का है और वो 16 साल की लड़की से शादी करता है, तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो लड़के के लिए प्रावधान है, लड़की के लिए किसी तरीके का कोई भी मतलब प्रावधान नहीं दिया गया है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बात क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रीड के एग्जाम में पूरा बीमारी के संबंध में एक टॉपिक दिया गया है कि बीमारियां क्या होती हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, उसको तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए डीपीटी का टीका नहीं दिया जाता है? तो डीपीटी का एक फुल फॉर्म होता है जिसे कहते हैं, डी से डिप्टीरिया होता है, पी से पिट्यूरिसिस होता है जिसे कहते हैं काली खांसी, है ना, वूपिंग कफ कहते हैं इसे। ध्यान रखिए, काली खांसी को वूपिंग कफ कहते हैं, वूपिंग कफ। और यहां टी का मतलब होता है टिटनेस, और यहां पे जो टीका नहीं दिया जाता है वो है ग्लूकोमा। ऑप्शन यहां पे डी होगा, ये गलत आंसर है। ठीक है, बाकी डीपीटी का टीका इन 3 चीजों के लिए दिया जाता है। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष में शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछने में उनमें जो है किस प्रकार के जो है चीजों का विकास होता है? तो अवलोकन कौशल का विकास होता है। अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि जो बच्चा आपको देख रहा है एक्शन करते हुए, जो भी चीजें वो देख रहा है अपनी आंखों से दूसरों को करते हुए, उसी को वो सीख लेता है। तो अक्सर आपने देखा होगा बच्चा जो है घर में जैसे माता पिता हरकतें करते हैं वैसे बच्चा भी हरकतें करने लगता है, वो उसके अवलोकन जो है कौशल का जो है हिस्सा होता है, पार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रश्न अगर क्लासरूम में बच्चा पूछ रहा है तो अवलोकन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये चिंतन कौशल का विकास होता है। बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है, आप कुछ पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चा आपके पढ़ाने को चिंतन करता है, सोचता है, तर्क करता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं क्या वो तर्क संगत है, क्या चीजें हैं, उसमें फिर वो अपना एक क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता डेवलप होती है, चिंतन करने की क्षमता डेवलप होती है ना। बच्चा जो है तार्किक होता है, अमूर्त चिंतन वाला होता है, अमूर्त सोच वाला होता है। अमूर्त सोच का मतलब होता है
कि अपने इमेजिनेशन से जो है चीजों को सोचने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, आंसर होगा यहां पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो HIV के लिए जो परीक्षण होता है उसका नाम है एलिसा। ध्यान रखिएगा, एलिसा टेस्ट होता है HIV के लिए। ठीक है, HIV कैसे फैलता है? तो HIV फैलता है या तो जो है गलत जो है संक्रमण युक्त जो है सुई लग जाने से। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को जो है पहले से HIV थी और उसको जो है दूसरे व्यक्ति को वो सुई लग जाए, या फिर कह लीजिए कि संक्रमण किसी को कोई और ब्लड था, ब्लड मान लीजिए उसको A ब्लड था, है ना, A ब्लड वाले को जो है सुई लगाई गई और वही सुई जो है B ब्लड वाले को भी लगा दी गई, है ना, फिर B वाली की सुई जो है किसी और में जो है लगा दी गई। इस तरीके से संक्रमण फैल जाता है उसके ब्लड में। तो एक तो ये कारण होता है, और एक दूसरा कारण होता है जो है गलत तरीके से यौन संबंध करने से। ठीक है, तो बाकी इस बारे में तो सबको ज़्यादातर पता होगा। विडाल जो टेस्ट होता है वो होता है टाइफाइड के लिए, याद रखिएगा, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं वो वही तेज बुखार होना, पेट दर्द होना, ये सामान्य सा चीज़ होता है। तो विडाल का अपना टेस्ट होता है। तो बुखार आने पे जो है एलिसा टेस्ट HIV के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मलेरिया रोग जो है किसके कारण होता है? तो देखिए, मलेरिया रोग जो होता है वो मच्छर के कारण होता है, और ये जो मच्छर होता है ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मच्छर होता है। आंसर हो गया ऑप्शन यहां पे डी होगा। 13 का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वाशियोरकर जो है नामक रोग किसकी कमी से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वाशियोरकर जो नामक रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, और ये ज्यादातर बच्चों में होने वाला रोग होता है। किसमें? बच्चों में। सामान्य रूप से जिस बच्चे के खान पान में प्रोटीन की कमी होती है उस बच्चे को क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मरास्मस रोग भी होता है, मरास्मस। तो बच्चे में एक मरास्मस नामक रोग हो जाता है। ये आमतौर पे पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग होता है, मरास्मस नामक रोग। तो पोषक में तो आमतौर पे आपसे पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए क्वाशियोरकर की जगह आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि क्वाशियोरकर नामक रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो भी आंसर आपको प्रोटीन ही लगाना पड़ेगा। तो प्रोटीन की कमी से हो सकता है, कम खाना जो है सही से, जैसे आप जो है न्यूट्रिशनल खाना ना खाइए, बड़ा बल्की टाइप का खाना, बहुत हाई कैलोरी लीजिए या बिल्कुल ही कैलोरी युक्त ना लीजिए, तो मैरास्मस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो देखिए, किस मिट्टी का विस्तार है, तो सबसे ज्यादा जो भारत में मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। आंसर है ऑप्शन यहां पे बी। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी है, और भारत में जो मिट्टियां हैं वो 8 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की कौन सी? एक तो जलोढ़ हो गई, दूसरी काली खासी माफ कीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, और उसके बाद जो है लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, ये सभी प्रकार की मिट्टियों के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BOD जो है किस चीज का सूचक है? तो BOD जो होता है इसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये नदी प्रदूषक स्तर का जो है सूचक होता है। मतलब नदी में जो, जैसे गंगा जो नदी है, गंगा नदी में कितना प्रदूषण है इसका स्तर जानने के लिए BOD टेस्ट होता है। ये क्या करता है, ये पानी का एक सैंपल लिया जाता है और इसमें जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को चेक करता है कि एक जो है ml पानी में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा थी। ठीक है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये कितना सुरक्षित पानी है, साफ है, गंदा है, किस तरीके का पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के जो साफ सुथरे स्तर को जांचने के लिए BOD का इस्तेमाल होता है, नदी प्रदूषक स्तर का। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरकारी हर UPSC हो, UPSSC हो, हर एग्जाम्स में ये कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन मफलर जो है किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो है ध्वनि प्रदूषण से। इसको याद कर लीजिए ऐसे कि मफलर जो है आप कान को ढकने के लिए लगाते हैं, तो मफलर ध्वनि प्रदूषण से बचाता है आपको, ऐसा समझ लीजिए। अब ये क्या होता है, ये रोड है और रोड के चारों तरफ जो है ये पेड़ लगाए जाते हैं, रोड के चारों ओर पेड़ लगाए जाते हैं दोनों तरफ, दोनों साइड में। तो ये आम तौर पे ध्वनि से बचाने के लिए होता है। जंगल में आवाज ना जाए कारों की ज़्यादा, तो जानवर जो हैं
जो है दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ है, खूब सारे पेड़ लगाने का मूल उद्देश्य ये होता है कि मान लीजिए आसपास कोई शहर है, कोई गांव है, तो वहाँ पे भी लोगों को जो है इससे डिस्टरबेंस ना हो, तो ये आमतौर पे होता है ना। हर सभ्य देश में जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे ऐसे जो है कॉरिडोर डेवलप ही किया जाता है। भारत की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो लोग गाड़ी लेके घर से निकलते हैं वहीं से बजाना शुरू कर देते हैं हॉर्न, ठीक है। खैर छोड़िए इस बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षण जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो ये नागरिक चेतना को बढ़ाती है या फिर ये बिल्कुल पर्यावरण जो टीचिंग होती है ना, ये बच्चों की जो है चेतना को बढ़ाती है कि भाई क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए, पेड़ क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हमें बताती है। पर्यावरण जो है एवं मानव क्रियाओं के अंतर संबंध को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। बच्चों में उनके परिवेश के विषय से समझ जो है विकसित करती है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट्रोफा के बीजों से क्या प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेट्रोफा नामक जो पेड़ होता है इससे हमें क्या मिलता है, तो ये इसे जो है बायोडीजल मिलता है। इसको हम कभी कभी इसको हम डीजल का पौधा भी कहते हैं, याद रखिएगा डीजल का पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। तो 19वें का जो आंसर है जेट्रोफा के बीजों से जो है हमें बायोडीजल प्राप्त होता है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो देखिए चट्टानें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, एक तो आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान, तीसरी कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो होता है जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता है वो लावा जमीन में सतह पर फैल जाता है। फैलने के बाद जब ठंडा होता है तब वो धीरे 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 उस जो है ठंडी जो है मतलब उस लावा का रूपांतरण होना शुरू होता है। धीरे धीरे समय दर समय समय दर समय उसमें ताप और दाब पानी की बूंदें पड़ पड़ के वो अग्नेय चट्टान का रूप ले लेती है। ध्यान रखिएगा इस तरीके का रूप ले लेती है। तो अग्नेय चट्टान का जो उदाहरण यहाँ पे बताया गया है, आंसर है यहाँ पे, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं और इसका आंसर है बेसाल्ट। बेसाल्ट युक्त चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बेसाल्ट युक्त चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे स्लेट और जो है चूना पत्थर की बात हो रही है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान क्या होती है, आग्नेय चट्टान का ही फिर धीरे धीरे रूपांतरण होना शुरू होता है और वो टूट टूट के इकट्ठी होती हैं, दूसरी जगह इकट्ठी होती है, उस तरीके से अवसाद के रूप में इकट्ठी होती है और वो धीरे धीरे एक चट्टान का रूप लेती है। फिर अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण होने लगता है धीरे धीरे, साल दर साल। ये 2 4 10 15 100 200 साल की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये हजारों लाखों साल की प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना। फिर उससे जो है एक चट्टान का निर्माण होता है जिसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। इन सभी चट्टानों में सबसे हार्ड चट्टान होती है वो है कायांतरित चट्टान, क्योंकि सबसे यहां से इसका कायांतरण शुरू होता है और कितने साल तक इसका कायांतरण शुरू होगा, हो सकता है ये अग्नेय चट्टान का कायांतरण होते 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 कायांतरित चट्टान में जो बदलता है तो वो लाखों करोड़ों साल बाद जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे, यहाँ का तो आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं, तो ऐसे प्रश्न जो बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं उसको कहते हैं अपसारी प्रश्न। अपसारी प्रश्न जो होते हैं ये बच्चों की चिंतन क्षमता को बढ़ाते हैं, चिंतन कौशल को बढ़ाते हैं। ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर सीमित ना हो, ध्यान रखिएगा जिसका उत्तर सीमित ना हो। जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 22वां क्वेश्चन, ये एक इसका उत्तर सीमित है, इसका उत्तर है सी, तो ये सीमित हो गया ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं जैसे कि प्रदूषण किन कारणों से फैलता है, नदी प्रदूषण के होने वाले कारणों को बताएं, है ना, ऐसा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो कैसे होगा। तो ये क्वेश्चंस का उत्तर जो है सीमित नहीं है, इसको जितना आप लिख सकते हैं, जितना बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, हर बच्चा अपनी एक क्रिएटिविटी के तहत आंसर लिखेगा। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं सब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो अपसारी प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं अभिसारी प्रश्न, ठीक है। तो ये जो है अपसारी प्रश्न जो होते हैं वो बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके उत्तर एक ना हो, कई उत्तर सुझाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी अपसारी प्रश्न के अंतर्गत ही रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहां पे ठीक है? तो असम और बिहू जो है ये नृत्य के संबंध में बात कही गई, तो बिहू जो नृत्य है वो असम से संबंधित है। भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु से संबंधित है। लावणी जो नृत्य है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। और कर्नाटक का जो है वो है यक्षगान, ध्यान रखिएगा यक्षगान है, ठीक है। यहां पर चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। ये सीटेट के एग्जाम में इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तो जो एग्जाम जो है दिसंबर में आपने दिया था 2024 में, यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है, मतलब जो है चीतों को बचाने के लिए जो है एक टाइगर की शुरुआत की गई थी, ये 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन यहां पे ए, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आज जो है भारत में सबसे ज्यादा, एशिया में भी सबसे ज्यादा जो है टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में जो बंगाल टाइगर है वो कहां पाया जाता है? वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो अभिप्रेरित शिक्षण का, तो देखिए कि बच्चा क्लास में मोटिवेटेड है कि नहीं। एक टीचर अपनी क्लास में कुछ पढ़ा रहा है, और अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब होता है कि वो टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा है। ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कैसे जानेंगे कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, और आप कैसे जानेंगे कि बच्चे अभिप्रेरित हैं कि नहीं है? कैसे आप जानेंगे कि बच्चा आपकी टीचिंग स्किल से मोटिवेटेड है कि नहीं? तो देखिए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अगर आपकी क्लासरूम में सारे बच्चे आए हुए हैं, 50 बच्चों की स्ट्रेंथ में 50 आ गए, या 50 में 45 आ गए, तो आपको लग रहा है कि अभिप्रेरित जो है क्लासरूम है। या फिर बच्चों द्वारा प्रश्न पूछ रहे हैं, या कक्षा में एकदम खामोशी या होमवर्क पूर्ण करके लाना, तो जो अभिप्रेरित शिक्षण का उदाहरण है वो है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। मतलब बच्चा, जो आप जो भी पढ़ा रहे हैं, बच्चा आपके पढ़ाने से मोटिवेटेड है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपके उत्तर जो है जानने का जो है वो रखता है कि आप सर क्या इसका जवाब देंगे, या फिर आपके द्वारा क्वेश्चन पूछने का जवाब वो आपके वो देता है, ठीक है, बच्चा देने के बाद। तो यहाँ पे बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो ये लिपि आधारित है। तो ब्रेल लिपि आमतौर पे जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता, उसके लिए होता है। तो ऐसे लोगों के लिए, जिनको दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे लोगों के लिए बुक आती है ब्रेल वाली, जिसमें क्या होता है उभरे हुए शब्दों का इस्तेमाल होता है, और उसको वो टच करके छू करके महसूस करके देखते हैं कि एक जो है इसमें क्या लिखा गया है। तो आमतौर पे ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कैसे? 6 बिंदुओं पर आधारित। वो 6 क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिखा है ए और 1, तो एक डॉट अगर ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब वो समझ जाएगा ए, ठीक है, और एक है। अब जैसे बी उसको है 2 है, तो बी के लिए वो नीचे 2 खड़ी हुई डंडी होंगी। अगर सी की बात करें तो सी तीसरा नंबर हो गया, तो सी के लिए 2 इस तरीके से जो है हो गई, ठीक है। डी के लिए 4 हो गया, तो ये हो गया 1 2 ऐसे सीधे, और एक ऊपर से इसकी तरह, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे छुएगा तो वो समझ जाएगा डी है। इस तरीके से उसको याद कर लेता हूं। इन 6 बिंदुओं पर जो है टिका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित नहीं है? यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने पहली बार तैयारी करना शुरू है, उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है। उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए कि देखिए आगमन विधि और निगमन विधि 2 प्रकार की विधियां होती हैं। इसमें से जो आगमन विधि होती है वो बाल केंद्रित होती है, और निगमन विधि बाल केंद्रित विधि नहीं मानी जाती है। निगमन विधि में क्या होता है? टीचर जब पढ़ाता है तो बच्चे को पहले नियम के बारे में बताता है, परिभाषा के बारे में बताता है ना, सूत्र के बारे में बताता है, फिर वो देता है उदाहरण, है ना। तो नियम से उदाहरण की ओर ले जाने वाली जो तकनीक होती है उसे कहते हैं निगमन विधि, ठीक है। ये आमतौर पे बड़े बच्चों के लिए कारगर होती है, ठीक है। हायर क्लास में जो है इस तरीके की विधि का इस्तेमाल होता है। बाल केंद्रित विधि तो ये बिल्कुल नहीं। निगमन विधि जो होती है वो उदाहरण से नियम की ओर ले जाती है। पहले टीचर जो होता है पहले बच्चों को उदाहरण बताता है ना, उस टॉपिक के संबंध में।
और फिर उस टॉपिक के विषय में उदाहरण बताने के बाद उसके नियम, सूत्र, परिभाषा के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित यहाँ पे आगमन विधि है और निगमन विधि जो है वो बाल केंद्रित नहीं मानी जाती। ठीक है, प्रश्नोत्तरी में प्रश्न जो पूछा जाता है और एक व्यक्ति उत्तर देता है, टीचर देगा उत्तर या टीचर प्रश्न पूछेगा, बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, अन्वेषण विधि में क्या होता है, ऑब्जर्व करना होता है। आमतौर पर बच्चा जो है दिन भर और ऑब्जर्व करता रहता है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना, और उसी को जो है आधार बना करके वो सीखता रहता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं शुरुआत में 1.5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के, ये अन्वेषण विधि पे ज़्यादा जो है काम करते हैं। दिन भर वो आपको देखते हैं, माता पिता क्या हरकतें कर रहे हैं, बाबा क्या हरकत कर रहे हैं, नाना क्या, दादा क्या, मामा क्या हरकत कर रहे हैं, उसी को कॉपी करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों में अगर रटने की प्रवृत्ति रोकना है तो हमें कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो बच्चों में अगर हमें रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो हमें जो है वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि क्वेश्चन होता है और उसके जो है 4 ऑप्शन 6 ऑप्शन जो भी दिए जाए वो होता है और उसका एक क्लियर आंसर होता है। और वो क्लियर आंसर तभी पता होगा जब आपने वो चीज पढ़ रखी होगी। तो बिना पढ़े बिना जाने जो है आप उस टॉपिक को समझे बिना जो है नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते हैं कि सीटेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इसमें कितने सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। 25 लाख बच्चा फॉर्म भरता है और पास होता है सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चा। ठीक है, पास केवल हो रहा है 3 लाख बच्चा। अभी जो रीट का एग्जाम है, जो रीट के एग्जाम में 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब उसमें से पास होगा मुश्किल से 1 लाख बच्चा। ठीक है, तो कितना ज्यादा होता है, तो ये वही होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये बच्चे कितना भी कोशिश रट तो सकते नहीं, समझ उनके समझ पर आधारित होता है। समझोगे नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। लगेगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपने जैसे ही लगाना शुरू किया आंसर, वैसे ही आप कहते हैं अरे लो ये तो गलत हो गया यार, मैंने पेपर तो दिया था, बहुत आसान हुआ था पेपर। क्योंकि उस मानसिकता के साथ आप चीजों को सॉल्व नहीं करते हैं। तो खैर, तो ये रोकने वाला जो क्वेश्चन है यहाँ आंसर है ऑप्शन ए। बाकी जो होता है ये रट रट के आंसर बच्चे दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहला अध्ययन करने वाले थे पियाजे और वाइगोत्स्की। ध्यान रखिएगा, पियाजे ने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए पियाजे का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे बच्चे के बौद्धिक विकास में। ठीक है, बौद्धिक विकास में इन्होंने बच्चे के 4 चरण बताए थे। उस 4 चरणों को अच्छे तरीके से आपको याद करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से रटना होगा, दिमाग में बैठा लीजिए। हर एक एक चरण के बारे में बच्चा जो है अपने एक अनेक गुणों को प्रदर्शित करता है, उन गुणों को समझना होगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है, वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति को सबसे बड़ा रोल माना है कि बच्चा जो है समाज और संस्कृति के संपर्क में रह करके ही बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है। तो इन लोगों ने जो है सबसे पहले बच्चे के सीखने के तरीकों का अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है। मैंने मूल्यांकन के लिए एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है, जस्ट बिफोर वाला, इससे पहले वाला जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं। मूल्यांकन के संबंध में क्या होता है, कौन कौन से मूल्यांकन होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, निदानात्मक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, क्रमानुसार जो है मूल्यांकन का क्या मतलब होता है। तो इस तरीके के मूल्यांकन के कुछ प्रकार हैं, उनके विषय में जो है मैंने सब कुछ बताया है, उसको देख लीजिएगा। फिर मूल्यांकन से कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, क्योंकि मूल्यांकन का क्वेश्चन सीडीपी में ही नहीं, हिंदी में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा, इसलिए टॉपिक को देख लीजिएगा। 30 का आंसर जो है, इसका मूल उद्देश्य होता है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू पर का मूल्यांकन करना, या फिर विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। इंटरेस्ट का केवल मूल्यांकन करना बिल्कुल भी नहीं होता है। बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना होता है, तो बालक के ज्ञान और बोध का नहीं, वहां पे बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन होता है। बालक के कौशल का मूल्यांकन करना होता है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे के प्रत्येक पहलू का क्या, प्रत्येक कौन सा, शारीरिक मूल्यांकन हो सकता है, मानसिक मूल्यांकन हो सकता है, भावनात्मक मूल्यांकन हो, नैतिक मूल्यांकन हो सकता है, शैक्षणिक मूल्यांकन हो सकता है,
क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है इसका मूल्यांकन होता है, हर चीज का। तो एक जब स्कूल आता है तो बच्चे का संपूर्ण पहलू का मूल्यांकन होता है। आंसर होगा ऑप्शन यहां पे ए। यहां पे जो 30 क्वेश्चंस थे वो सबसे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिएगा, अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा। जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको दिक्कत है उसको जो है नोट कर लीजिए, उसका आंसर नोट कर लीजिए। आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे नोट्स के रूप में, तो आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि इसका मतलब क्या है और आपका क्वेश्चन में क्या चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करते हुए चलिएगा। 20 लाइक्स का टारगेट है, लाइक्स तो कर दिया करिए एटलीस्ट, है ना, क्योंकि लाइक्स मोटिवेशन के लिए होता है। मोटिवेट होंगे हम भी तो आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।